एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें जो इंडियन पॉलिटी है बाय एम लक्ष्मीकांत वो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने पार्ट 11th लास्ट में हमने क्या देखा था, हम देख रहे थे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। तो यूनियन लेजिस्लेचर में हमने बिल्स डिस्कस कर लिए थे, पीएम डिस्कस कर लिया था, मिनिस्टर्स डिस्कस कर लिए थे, कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस कर लिए थे। ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है यूनियन लेजिस्लेचर की वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, सिर्फ मेजॉरिटी बचा हुआ था, हमको टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पढ़नी थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आए हैं लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपना चैप्टर लोकल गवर्नमेंट पार्ट 12 ऑफ पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इंट्रोडक्शन देखो, तो ये जो पहला पॉइंट है ये बताता है कि लोकल गवर्नमेंट है क्या। तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ रहती है, जो विलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट रहती है, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो किसी गांव या किसी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। इसका काम क्या है, जो प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में आती है लोगों को उसको हटाना, ठीक है, रिजॉल्व करना ऑर्डिनरी सिटीजन की। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गवर्नमेंट है जो लोगों के सबसे करीब है, और उसका आंसर क्या था, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये याद रखना। क्या याद रखोगे, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, ऐसी गवर्नमेंट जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट में होती है। दूसरा, उसको क्या कहा जाता है, ऐसी गवर्नमेंट कहा जाता है जो लोगों के सबसे करीब है। तीसरा, उसका काम क्या है, लोगों के डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना। समझ आया, चलो ये पॉइंट खत्म। दूसरा क्या है, इसको बनाया क्यों गया, डेमोक्रेसी का मेन मकसद क्या था, डेमोक्रेसी का मेन मकसद ये था कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, कौन से लोगों का, सारे लोगों का पार्टिसिपेशन क्या करना था, इंक्रीज करना था। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों का राज्य। ठीक है, तो क्या हुआ, इनका जो पावर इंक्रीज करना था, लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना था, तो अगर उनको लोकल गवर्नमेंट में तुम इन्वॉल्व नहीं करोगे, अगर उनके आसपास कोई गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होगा, तो लोग बहुत दूर जाना पड़ेगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रूलिंग के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस तरीके से पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो था वो करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब देखो लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। लोकल गवर्नमेंट में दो चीज़ें आती हैं, पहली पंचायत, दूसरा आता है नगर पालिका। ये जो पंचायत है ये हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 12 में। नगर पालिका किस में डिस्कस करेंगे, पार्ट 13 में। ठीक है, तो ये याद रखो कि 3 टायर स्ट्रक्चर है अपने पास, जिसका क्या क्या नाम है। एक तो आता है अपना डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है, और दूसरा क्या आता है अपना इंटरमीडिएट पंचायत, और तीसरा क्या आता है अपना विलेज पंचायत। ठीक है, इसमें से जो दो हैं उनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। कौन कौन सी, पंचायत, जो पंचायत समिति है और जो जिला परिषद है। ठीक है, जो थर्ड वाला है, जो बीच वाला है, इंटरमीडिएट पंचायत, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट पंचायत में इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि अगर जो लोग हैं वो 20 लाख से कम में है तो तुम इंटरमीडिएट पंचायत नहीं बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, तो वैसे 3 टायर अपना है पंचायती राज, पर 2 टायर्स भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। अब इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट देखो, तो पहले 1882 में एक लॉर्ड रिपन नाम के इंसान थे जो इंग्लैंड के थे। ठीक है, वो दादन वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। उन्होंने ये जो पंचायत लोकल गवर्नमेंट का फॉर्म करने का जो आइडिया था उन्होंने दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो फॉरेनर्स थे और उन्होंने इंडिया के बाद कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया इंडिया में। ठीक है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि हम डिपेंडेंट थे तो हमको बहुत नेगेटिव चीज़ें याद रहती हैं, पॉजिटिव चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, जैसे अबॉलिशमेंट ऑफ सती सिस्टम, वो मैं मानती हूँ इंडियन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, पर थोड़ा बहुत इनिशिएटिव तो उन लोगों ने भी लिया है। ठीक है, आईआईटी का इस्टेब्लिशमेंट, रेलवे का इस्टेब्लिशमेंट, इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ थी इसको याद रखना, ये पॉइंट, कि जो ये लोकल गवर्नमेंट का आइडिया था जो एक बेसिक था। वैसे तो लोकल गवर्नमेंट इंडिया में बहुत पहले से थी, तुम अगर आईएएस अपना की सीरीज़ फॉलो कर रहे होगे तो हम लोग उसमें पल्लवास के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो पल्लवास का टाइम था उसमें भी सभाएं बनाई जाती थी। ठीक है, उसमें भी ग्राम समितियां बनाई जाती थी। तो ये पंचायत का आइडिया बहुत पहले से था, पर उसको एक गवर्नमेंट के फॉर्म में बनाना, ठीक है, वो किसका आइडिया था, ये कब आया था, 1882 में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया बना 1919 में। तो इसमें भी क्या हुआ, विलेज पंचायत को स्टैब्लिश करने के लिए प्रोविजंस लाए गए, और वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा
कब? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, एक आइडिया बनाया गया कि पंचायत सिस्टम का, पंचायत पहले से थी पर उनका प्रोविज़न, उनको गवर्नमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोविज़न था वो 1919 में लाया गया, और दोबारा 1935 में भी सेम चीज़ को मेंशन किया गया कि चलो जो था वही है, कोई चेंजेस नहीं लाए गए, ठीक है। उसके बाद जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, जो ये पंचायत वाला सिस्टम था, जो ये लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था, उसमें दो चीज़ें बोली गई। अब ये चीज़ याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दो चीज़ें बोली गई। पहली चीज़ ये बोली गई कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो किसके अंदर आएगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगी, ठीक है। पहली चीज़ क्या बोली गई, लोकल गवर्नमेंट किसके अंदर आएगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। दूसरी चीज़ क्या बोली गई कि ये डीपीएसपी पे रखा गया। डीपीएसपी क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब अगर ये चीज़ नहीं भी होती है तो इसका कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास अरे रे हमारे पास हमको अन्याय हो गया, हमारे साथ अन्याय किया गया, हमारे में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है। इस चीज़ को तब क्या किया गया, डीपीएसपी पे रखा गया, राइट्स पे नहीं रखा गया। इसके अगेंस्ट तुम कहीं कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते केस, ये था, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जैसा याद रखना कि फिर आर्टिकल 40 लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 40 क्या कह रहा था, आर्टिकल 40 ये कह रहा था कि पंचायत बनी हुई है, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पंचायत बनाने की बात नहीं की गई। तुम देखो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने क्या बातें की गई कि डीपीएसपी पे रख दिया पंचायत सिस्टम के बारे में, और दूसरी चीज़ क्या की गई कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रख दिया पंचायत को, ये नहीं बोला कि पंचायत बनाना है, ठीक है। फिर आर्टिकल 40 आया। आर्टिकल 40 ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 40 लाया गया तो उसमें क्या कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट को अब एम्पावर करो, उसको पावर दो ताकि वो लोकल गवर्नमेंट जैसे एक्ट कर सके। सॉरी, पंचायती राज को तुम क्या दो, पावर दो। क्या दे दो, पावर, ताकि वो क्या बन जाए, लोकल गवर्नमेंट की तरह एक्ट करने लग जाए। इसमें गांधीयन प्रिंसिपल का सहारा लिया गया। गांधीयन प्रिंसिपल क्या था, गांधी कहते थे कि जो महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि जो पॉलिटिक्स है वो ग्रास रूट लेवल की होनी चाहिए। मतलब हर इंसान, डेमोक्रेसी का मेन मकसद यही था कि हर इंसान पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। अगर तुम स्टेट गवर्नमेंट को ले लो, सीएम को ले लो, तो सीएम को कैसे पता चलेगा कि उसके इतने बड़े राज्य में कहीं एक गांव है छोटा सा, उस छोटे से गांव के एक छोटे से एरिया में पानी की स्कैरसिटी है, या उसको कैसे पता चलेगा कि उस छोटे से गांव में किसी दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई है ना। अभी तो मान लो मीडिया है, अभी तो बहुत कुछ है, पर पहले के टाइम पे तो और डिफ़िकल्ट होता। तो अगर उसको पता नहीं चलता तो ये इशू रिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो वो उस एरिया पे, उस गांव पे अराजकता फैल जाती, मतलब एक अनसिविलाइज्ड काइंड ऑफ कल्चर जो है वो वहाँ पे ग्रो कर जाता। तो ये ना हो इसलिए गांधीयन प्रिंसिपल का यूज़ किया गया था कि जो पॉलिटिक्स है वो ग्रास रूट लेवल की होनी चाहिए। पर हमारी जो ये पंचायती राज सिस्टम है ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी टर्म यूज़ किया जा सकता है, करते हैं काफ़ी बार, कि जो पॉलिटिक्स है, जो ये ग्राम पंचायत है, जो पंचायती राज है, इट इज़ अ ग्रास विदाउट रूट्स, ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं है। उसके बाद मेजर क्वेश्चन क्या था, मेजर प्रॉब्लम क्या थी, आप क्वेश्चन की जगह प्रॉब्लम वर्ड यूज़ कर सकते हो। मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि जो स्टेट होता था, लोकल गवर्नमेंट स्टेट के अंदर आती थी। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि एक पंचायत है, उसने बोला कि हमारे जो गाँव है उसको पानी की ज़रूरत है, ठीक है, पर स्टेट को ऐसा नहीं लग रहा। स्टेट को ऐसा लग रहा है कि उस गाँव से ज़्यादा बाकी गाँव को ज़रूरत है। तो क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों के विचारधारा अलग अलग हैं। तो यही मेन रीज़न हुआ करता था कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाई। कितना अजीब लगता है कि लोकल गवर्नमेंट पहले से फॉर्म थी इंडिया में, पंचायती राज सभा समिति ये पहले से थी इंडिया में, पर फिर भी पंचायती राज को स्टैब्लिश करने के लिए 3 प्राइम मिनिस्टर लगे, और चौथे प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली जो पंचायती राज है उसको स्टैब्लिश किया था। अब इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो। एक बलवंत राय कमेटी बनी थी 1957 में, ठीक है। इन्होंने सजेशन दिए थे, कितने सजेशन दिए थे, 3। पहला, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करो। इसका क्या मतलब होता है कि पूरे स्टेट की पावर किसको थी, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उन्होंने बोला, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी, तो उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, किसको कर दो, लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो उन्होंने पहली चीज़ क्या बोली, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करो। दूसरा क्या हुआ, 3 टायर स्ट्रक्चर बनाओ। उन्होंने ये 3 टायर स्ट्रक्चर बताया था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वही 3 टायर स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बोला था।
तीसरा इलेक्ट पीपल, उन्होंने बोला कि पहले के टाइम के जो पंचायत हुआ करती थी उसमें ऐसा नहीं होता था कि लोग इलेक्ट करें। उसमें क्या होता था कोई आदमी बहुत रिच है, आई एम सो सॉरी, कोई आदमी बहुत रिच है, कोई आदमी बहुत इन्फ्लुएंस वाला है, ठीक है, तो उसी को हम हेड मान लेते थे, हेड ऑफ द विलेज मान लेते थे। चाहे ऐसा होता था कि बहुत सारे लोगों की वो इंटरेस्ट में ना हो, जैसे कि मान लो कोई ब्राह्मण है, ठीक है, कास्ट हायर कास्ट का है, आप विलेजेस जाओगे तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम अभी भी प्रिवेल करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उस ब्राह्मण को हमने बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको हमने सरपंच मान लिया। बट कुछ बैकवर्ड लोग थे, या कुछ लोग थे, या कुछ वुमेन्स थी जो चाहती थी कि नहीं नहीं ये नहीं बनना चाहिए, सरपंच नहीं बनना चाहिए, तो उनका रोल बहुत कम हो जाता था। इसीलिए इन्होंने बोला कि लोगों को इलेक्ट करना शुरू करो, ठीक है। तो 3 चीज़ें इन्होंने बताई, पहला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा 3 टायर स्ट्रक्चर, और तीसरा क्या बोला, इलेक्ट पीपल। इस रिपोर्ट को फॉलो करते हुए, ठीक है, ये जो बलवंत राय मेहता की जो रिपोर्ट थी उसको फॉलो करते हुए नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन पंचायती राज का। लेकिन ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो था वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया ये जानने के लिए फिर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सादिक अली कमेटी। इन्होंने बोले कि चलो रीज़न बताता हूँ मैं कि क्यों फेल हो गई। पहला, इलिटरेसी, लोगों को पता ही नहीं है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों करना है ये, ठीक है। दूसरा, पॉवर्टी, लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, ज़्यादा गरीब लोग थे, उनको पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तीसरा, स्टेट वाज नॉट कोऑपरेटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस टाइम पे स्टेट भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे पंचायती राज को, वही लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कहते हैं, वो वाली चीज़ थी। तो क्या हुआ, इन्होंने बता दिया। अब इसके बाद फिर, अब देखो पंचायती राज को एस्टैब्लिश तो करना ही है, तो अब इन सब चीज़ों के, इन कारणों के होने के बावजूद तुम कैसे एक अच्छा पंचायती राज इस्टेब्लिश कर सकते हो, इसके लिए फिर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। इन्होंने ये कब की थी, जब जनता पार्टी रूलिंग में थी, जब पोस्ट इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी का टाइम लगा 2 साल, उसके बाद जनता पार्टी इलेक्शन जीती। तो इन्होंने क्या किया, अशोक मेहता कमेटी बनाई। इसने 132 रिकमेंडेशन दी। इस कमेटी ने कितनी रिकमेंडेशन दी, 132। क्या क्या थी स्पेशल, 2 टायर स्ट्रक्चर बनाओ। इन्होंने बोला तुम 3 जो है 3 टायर वो रखो, पर 2 टायर स्ट्रक्चर इन्होंने बोला। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को स्टैब्लिशमेंट के लिए बोला कि कुछ भी हो जाए ग्राम पंचायत और जिला पंचायत एस्टैब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एंकरेज करो, उनको ये बोलो कि तुम जाओ, तुम भी ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ बोली गई कि जो रिजर्वेशन है बाकी चीज़ों में, जैसे कि मान लो कि 2/3 रिजर्वेशन है मान लो वुमेंस के लिए, मान लो 1/3 रिजर्वेशन किसी और के लिए है, ठीक है। तो जब ये रिजर्वेशन बाकी जगह फॉलो हो रहा है तो उनको बोला गया कि पंचायती राज में भी ये जो है इसको तुम फॉलो करो, इस चीज़ को तुम रिजर्वेशन को मेंटेन करो, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस देखो, चैलेंजेस क्या क्या हैं, अभी भी जो वो वाली बात बोली थी ना मैंने, ग्रास विदाउट रूट्स, ठीक है। तो वो उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, पहला चैलेंज ये है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंस सपोर्ट। जो कोई फाइनेंस सपोर्ट जो है अलग से नहीं मिलता लोकल गवर्नमेंट को, इनको स्टेट गवर्नमेंट से ही सपोर्ट मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है, इनके लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो हो जाती है, पैसे की बहुत कमी हो जाती है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है लोकल गवर्नमेंट। हमने बोला था 3 टायर गवर्नमेंट बनाने के लिए, मतलब यूनियन को पावर दो और फिर सेंट्रल को पावर दो, और इक्वल पावर ही तुम किसको दे दो, लोकल गवर्नमेंट को। हमने ये बोला था, क्या बोला था, 3 टायर गवर्नमेंट बनाओ। पहला क्या होगा, जो पावर देगा यूनियन को, दूसरा स्टेट को, और तीसरा क्या देगा, लोकल गवर्नमेंट को पावर देगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि कुछ कुछ स्टेट के प्रोविंसेस, कुछ स्टेट की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोकल जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती स्टेट के रीजंस में, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गए, एक थोड़ा एक बैलेंस हो गया, दोनों को इक्वल पावर जैसी मिल गई। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रख दिया गया, उसको अलग से पावर नहीं दी गई, तो इंटरफेरेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट का वो बढ़ गया। तीसरा, पॉवर्टी, और चौथा इलिटरेसी। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो काफ़ी बार क्या होता है कि सरपंच कोई और है पर उसके पीछे गेम कोई और खेल रहा होता है, ठीक है। और इलिटरेसी, गरीबी है, उसी गरीबी है तो लोग पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ नहीं पाते तो उनके पीछे ये हो जाता है, ठीक है।
तो इसलिए इस चीज़ों को याद रखो कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेटेड फॉर द रूरल एरियाज। ठीक है, रिजल्टली सम ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज इन 1960। तो 1960 तक लोकल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ आ गई थी, गुजरात में और महाराष्ट्र में। फिर 1987 में क्या हुआ कि रिव्यूइंग द फंक्शनल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वाज इनिशिएटेड इन 1989। फिर इनका रिव्यू करने के लिए पीके एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए। ठीक है, फिर 1992 में 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किए गए, क्योंकि हमने रीड किया था कि उनको स्टार्टिंग में उतना पावर नहीं था। ठीक है, तो 1992 में क्या किया गया, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किए गए। 73rd क्या कहता था कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है विच इज़ नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में अमेंडमेंट जो है वो बोला गया। 74th में बोला गया नगर पालिका के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ों के लिए बोला गया, रूरल के लिए क्या बोला गया, जो पंचायती राज है, और अर्बन के लिए क्या बोला गया, नगर पालिका सिस्टम। समझ में आया। अब पंचायती राज में क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, तो पंचायती राज किससे आया, 73rd से, वो लोकल गवर्नमेंट में आता है। और जो अर्बन के लिए था वो क्या था, नगर पालिका, वो कहाँ से आया, 74 से। ग्राम पंचायत बॉटम लेवल में रहेगी, और जो मंडल है या फिर ब्लॉक लेवल का या तालुका जिसको कहते हो वो इंटरमीडिएट लेवल पे रहेगी। ज़िला परिषद टॉप लेवल पे रहेगी। जो ये दोनों है वो क्या है, नेसेसरी, हमेशा रहेंगी। पर जो ये है वो नॉट नेसेसरी। जब भी लोग 20 लाख से कम होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट लेवल पे बनाई जाए। जो ग्राम पंचायत होता है इसमें क्या होता है, कवर्स अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक ग्राम पंचायत में बहुत सारे विलेजेस हो सकते हैं। जैसे ये ग्राम पंचायत है ना, तो उसमें 4 विलेजेस हो सकते हैं। अब क्या होता है, ये ग्राम पंचायत में क्या होता है, जो भी लोग वोटिंग राइट है जिनके पास, उन सब कोई ग्राम पंचायत का हिस्सा होते हैं। तो ये लोग सब जाके वहाँ पे अपनी बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि हमको ये दिक्कत है या ये प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर वही ये जो इंटरमीडिएट लेवल है या फिर जो मंडल है वो कवर करता है ब्लॉक्स को। ज़िला परिषद covers the entire rural area of the district. All the 3 level of Panchayat Raj institutes was elected directly by the people for 5 years. हम अभी तक जब पीएम का इलेक्शन पढ़ रहे थे, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ रहे थे, जब सीएम का इलेक्शन पढ़ रहे थे, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि इनडायरेक्ट जो है वो इलेक्शन होते हैं। तुम कभी भी देखना, इंडिया में डेमोक्रेसी है पर इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। पर जो लोकल गवर्नमेंट है इनको हम कैसे पिक करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से। मतलब हम जिस इंसान को वोट देते हैं वही हम पे रूल करता है। लेकिन तुम देखना, तुमने मोदी को वोट कभी नहीं दिया होगा, तुमने किसको वोट दिया होगा, जो भी तुम्हारे स्टेट के लोग होंगे, है ना। जिनको तुमने वोट दिया है वो लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। जिनको तुमने वोट नहीं दिया पर उसी पार्टी के हैं, जो उस पार्टी को तुमने वोट दिया है, वो होंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आया। 1/3 पोजीशन इन ऑल पंचायती इंस्टीट्यूट वॉज रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, सेम जो रिजर्वेशन फॉलो किया गया था वो यहाँ पे भी फॉलो किया जाने लगा। फिर 29 सब्जेक्ट ऑफ 11 से, ये वाली जो चीज़ है इसने क्या किया, जो 29 सब्जेक्ट्स हैं 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने क्या किया, विच वेर अर्लियर टू द स्टेट लिस्ट आर ट्रांसफर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूट। ठीक है, कुछ जो ऐसी चीज़ें थी जो स्टेट लिस्ट में थी, ठीक है, उनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फॉलो कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, द 73rd अमेंडमेंट विच वॉज नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज़। कुछ एरियाज़ ऐसे थे, ठीक है, जैसे कि ये इसमें तुम अलग से भी पढ़ सकते हो। कुछ एरियाज़ ऐसे थे जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के एरिया थे, उसमें जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन थी, उनको क्या किया गया था, उनको इस चीज़ में मेंशन नहीं किया गया था क्योंकि पंचायत बनाने का कहीं मेंशन नहीं था। लेकिन फिर एक पास हो गया प्रोविज़न, सेपरेट प्रोविज़न, जो 1996 में पास हुआ, जिन्होंने ऐसे एरिया में भी पंचायती राज का इलेक्शन जो है वो करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमारा सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और स्टेट का कौन, स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए करती है, इंडिपेंडेंट स्टेट कमीशन ऑफ इन इंडिया हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूट। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंशियल कमीशन वंस इन अ 5 ईयर। क्यों, क्योंकि 5 साल का टेन्योर होता है, बीच में भी जो ग्राम पंचायत है वो डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इतना ही है। ये जो लास्ट की स्लाइड्स हैं, ये वाली और बस ये वाली,
लास्ट वाली, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। इसमें जो ये 1996 का प्रोविज़न है, पैसा पैसा इसको कहते हैं, उसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ख्याल रखना। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ख्याल रखना। बाय बाय।